डिफेंस कमेटी की तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पिछले ईद के बाद से किला झोपड़पट्टी का मौजू शहर में आया और ईद की त्योहासी को मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब वहां पर जाकर ये बोले कि ये किला झोपड़पट्टी को कोई बचा नहीं सकता, इसलिए मैं अनऑफिशियल आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग खाली कर दो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। उसके बाद जब किला झोपड़पट्टी के लोग आसिफ शेख साहब और हमसे रब्ता किए तो ये तय हुआ कि यार मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी होने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उस हिस्से के लोगों ने उनको भरपूर वोट दी। उसके बाद उस हिस्से को बेयार और मददगार छोड़ देने की बात जब उनकी तरफ से आई तो हमें ये मौजू समझ रहा था कि सरकार और फिरका परस्त अनासिर बहुत ताकत से उस झोपड़पट्टी को तोड़ने की तरफ जाने वाले हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनकी जो प्रशासन की तैयारी थी, बाकायदा आरएसएस के बाहर से बड़े बड़े ओहदेदारान मालेगांव में पिछले 3-4 दिन से मौजूद थे और प्रशासन जिस तरह की तैयारी कर रहा था वो सबको समझ रहा था कि उनका किस तरीके से वो कार्रवाई करने की तरफ जाएंगे। हमने 8 मई को ही उस पर स्टे ले लिया था 25 जून तक के। अब ये अलग बात है कि मौजूदा एमएलए को इंग्लिश नहीं समझती, उनके आसपास कोई कानूनी बात रखने वाले लोग उनके पास नहीं है, वो ऑर्डर में स्टे वर्ड ही ढूंढते रह गए। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है कि उस स्ट्रक्चर को कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, उसकी हिफाजत की बात 25 जून तक बोली है। लेकिन आरएसएस की लॉबी और प्रशासन इतनी ताकत से था कि ड्यू टू प्रोसेस की जो बात बोली गई थी उसके आगे, वो ड्यू टू प्रोसेस करने के बजाय वो दोबारा उसी तरीके की नोटिस दे दिया और हमको फौरन फिर कोर्ट जाना पड़ा। और हमने वापस जब ऑर्डर लिया तो पिछला जो ऑर्डर था कुलकर्णी साहब का, उसमें मेंशन है उस ऑर्डर में कि ऑलरेडी प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इनको दिया हुआ है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो स्कूल है और जिम खाना है, टेनिस कोर्ट है, वहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दी गई। ये कोर्ट ने उसके अंदर मेंशन किया ऑर्डर में। इसलिए अब हर कोर्ट का अपना अपना एक तरीका होता है। ये जो गौरी मैडम की कोर्ट थी, इन्होंने 17 जून तक प्रोटेक्शन दिया वैसे ही और 10 जून तक सरकार को अफिडेविट फाइल करने का कलेक्टर की तरफ से तहसीलदार ऑफिसर था, उनको बोला गया कि आप 10 तारीख तक तुम्हारा जो भी बोलना है वो अफिडेविट की शक्ल में दाखिल कर। जब 133 लोगों को स्टे मिल गया और प्रशासन को उस वक्त भी हमने बोला कि अगर 133 लोगों को स्टे मिल चुका है तो उसी स्टे के सहारे से बकिया लोगों को भी सिक्योरिटी दे दी जाए, बकिया लोगों के भी झोपड़े 17 जून तक रोक दिए जाए। मगर जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन पर आरएसएस लॉबी का दबाव था और उन्होंने 133 का निशान अलग लगाया और बकिया जो कोर्ट नहीं गए थे उनका अलग लगाया। उस वक्त ही हमने साजिद अब्दुल रशीद मुकादम को दिन में मैंने कोर्ट से ही 2-3 मरतबा फ़ोन किया कि यार बकिया लोगों का भी अगर कुछ हो सकता तो कर लो। उनका रात में मुझे 8 बजे फ़ोन आया, जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद अब्दुल रशीद मुकादम का। उन्होंने कहा कि यार हम हमारे वकील से मिले, उनका ये बोलना है कि नया ड्राफ्ट बनाना और दाखिल करना एक दिन में मुमकिन नहीं है, तुम्हारा ही वकील तुम दे दो, हम उससे ही करवा लेते। हम उस पर भी राजी हुए। आसिफ शेख साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने एक ही बात बोली कि चलो जाने तो, वो उस वक्त अपने साथ नहीं आए थे, वो आज उनके साथ हैं, मगर उनके घर का मामला है और कोई मामला होता तो हम भले साथ नहीं देते, मगर किसी का घर है और घर जो है इंसान की पूरी ज़िंदगी का असासा होता है, इसलिए हमने उनकी पूरी मदद की। साजिद को मैंने मुसलसल, साजिद अब्दुल रशीद मुकादम से मैंने लिस्ट मंगवाई कि तुम जो लिस्ट बना रहे हो वो लिस्ट मुझे भेजो, और वो लिस्ट क्योंकि एक दिन में तुमको अगर करना है तो पूरी तैयारी से करना पड़ेगा। तो उसने मुझे से मुसलसल फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे राब्ते में था। जब वो मुझे लिस्ट भेजा तो मैं उसको लिख के भेजा कि तुमने 160 लोगों की नोटिस का वो लिस्ट भेजा है और वहाँ पर 235 लोग हैं
तो लिस्ट पूरे लोगों की दो। अगर एक आदमी भी छूटा तो जो हिसाब से इनकी कार्रवाई है वो तोड़ देंगे उस आदमी का, तो तुम पूरी लिस्ट बनाओ। उसने फिर मुझे रात में 9:23 पे एक लिस्ट भेजा। वो लिस्ट भी गलत तरीके से बनी हुई। मैं उसको बोला कि यार ये लिस्ट कोर्ट में नहीं चलेगी, प्रॉपर्टी टैक्स नंबर, सबकी सिग्नेचर, क्योंकि इस पर कोई सिग्नेचर नहीं ली थी, सिर्फ सर्वे नंबर और घर नंबर इतना ही लिखा हुआ था। फिर मैं उसको भेजा रात में 1:30 बजे के करीब कि एग्जिबिट ए के हिसाब से ऐसे पूरा मैटर बना के सबकी नाम लिख, प्रॉपर्टी का टैक्स नंबर लिख, हाउस नंबर, सर्वे नंबर लिख और सबकी सिग्नेचर अलग अलग ले। तो बोले यार इतनी जल्दी होगा क्या? मैं बोला रात भर कर, तुम लोग बम्बई निकल गए हो, किसी से भी लिस्ट मंगवाओ मगर इस तरीके की लिस्ट बना के लाना। बोलने का मतलब यह है कि पूरी मदद की है। जावेद अब्दुल सत्तार का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार तुम्हारे वकील का नंबर दो। मैंने कलर को जो MP वसी का एसोसिएट है, उनका जो मेन कलर का उसका नंबर दिया और उनको बोला कि यह आदमी से तुम सुबह फ़ौरन बात करना, क्योंकि वेकेशन चालू है, कोई मैटर रहता है तो ही वकील और कलर को वगैरह आते हैं, अगर कोई मैटर नहीं है तो वो लोग आते नहीं। तुम इसको सिर्फ बोलना, ये सबको बोल देगा। और सुबह 10 बजे मैं मनीषा देसाई, जो हमारे लिए MP वसी यूरोप में थे, तो मैं मनीषा देसाई को 10 बजे फ़ोन किया और मैं बोला मैडम कुछ लोग और आए हैं, कुछ 200 के ऊपर के लोग हैं झोपड़पट्टी के, उनके घर है, उनका केस आप दाखिल करिए। तो उन्होंने कहा मुस्तकीम भाई इतने वक्त हो जाने के बाद आज ये मुमकिन नहीं है। मैं बोला आप कुछ भी करिए, वो लोग आए हैं, आप थोड़ी फीस उनसे ज़्यादा लो मगर आप किसी भी सूरत में आज के आज करो। उन्होंने कहा कि कल सैटरडे है, अगर कल तक कर दूँ तो मतलब कल तक 12-1 बजे तक मैटर आएगा, ये सुबह ही झोपड़पट्टी तोड़ डालने वाले, तुम कुछ भी करना आज के आज करना। उसके बाद मैंने इनको बोला भी कि मैंने मनीषा देसाई से बात कर लिया, आप लोग जो है उससे मिलो। तो ये बोले हम लोग उनकी ऑफिस में आ गए हैं। बोलने का मतलब ये है कि सारी कोशिश हमारी तरफ से होने के बाद, आसिफ भाई और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से सारी कोशिश होने के बाद, जब सब कुछ हो गया, एहसान फरामोशी करना ये बात बराबर नहीं है। मैं उस वक्त भी बोला था कि ये बड़ी ताकत से लड़ने की बात है और ऐसी ताकत के वक्त हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, कोई सियासी बात नहीं करना चाहिए। आप पहले दिन से अगर देखेंगे तो मौजूदा MLA ने हर वक्त यही बात बोली कि इनका पिटीशन टिकेगा नहीं। मालेगांव किला झोपड़पट्टी के कुछ लोग जो है ये हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पिटीशन डाली कि पिटीशन खारिज हो जाएगी और उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जब जो मौजूदा MLA की नीयत ही ये थी, उनकी समझ ही ये थी कि हाई कोर्ट जाने के बाद इनकी पिटीशन नहीं टिकने वाली, जो स्टे मिला था वो स्टे को नहीं मानने वाले, वो क्या लोगों के लिए काम करेंगे। मगर उसके बाद भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने इत्तेहाद की बात की और आगे भी हम चाहते हैं कि इत्तेहाद से ही ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि ताकत फिरका परस्तों की बड़ी है। 10 जून को कोर्ट ने बोला है कि कलेक्टर, तहसीलदार, कारपोरेशन अपना अफिडेविट फाइल करे। कोर्ट में पिटिशनर जो होता है वो अपनी बात रखता है, जिसके खिलाफ होता है वो अपनी बात रखता है। ऑर्डर होने के बाद भी बार बार मौजूदा MLA का ये बोलना कि दूसरी जगह जाना है, वो कभी ये बोलते कि जो बड़ी बाजार की भाजी मार्केट है वहाँ कॉलोनी बना के दे दो, बाग महमूद में जगह दे दो, STP प्लान के पास हमने डिमांड की है, STP प्लान के बाद जगह दो। अब हम चाहते हैं कि काम भी बांट लिया जाए। वो एक MLA है, आज पावर में है, ताकत में है, तो जिला अधिकारी, कारपोरेशन, तहसीलदार इनको बुलाएं और 10 तारीख के अफिडेविट में वो चाहे बाग महमूद की जगह फाइनल करवा दें, भाजी मार्केट बड़ी बाजार के वहाँ कॉलोनी की मंजूर करवा दें, या जो जगह पर हैं उसी जगह पर उनका बोलना है कि यहीं पर लेआउट करके कॉलोनी बना के दे दिया जाए, वो मंजूर करा दें, या फिर STP प्लान की जो जगह है वहाँ पर प्लॉट दे दिया जाए। अब ये जिम्मेदारी मौजूदा MLA की है कि वो 10 जून के अफिडेविट में सरकार से, सारे अधिकारियों से बात करके मंजूर कराएं। हमसे जो भी मदद लगेंगी हम वो मदद करेंगे। कोर्ट में हमारा जो प्रेयर है
हम अव्वल दिन से इसमें काम कर रहे हैं और कोर्ट में जो प्रेयर है हम उस पर काम करेंगे। हमारे वकील से बात हुई है। स्कूल को नोटिस देने की बात हमने, जब गौरी गोडसे का ऑर्डर हुआ तो हमने क्लियर आसिफ शेख साहब और मैंने कहा कि स्कूल को आप नोटिस दो, उनका जो भी बोलना है वो लो, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर मौजूदा एमएलए की अपनी खुद की जिम्मेदारी जो है अब उनको निभाने का वक्त आ गया है। किला झोपड़पट्टी के लिए अब मौजूदा एमएलए 10 तारीख के अफिडेविट में जगह फाइनल करवाएं प्रशासन से मीटिंग लेकर, और जो भी उनको करना है वो करवाएं। हमारी जहां माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की उनको मदद चाहिए हम वो मदद देंगे। कोर्ट में हम पूरी मजबूती से केस लड़ेंगे, मगर अफिडेविट फाइल करने की जिम्मेदारी मौजूदा एमएलए की तरफ हम दे रहे हैं। हम भी काम बांट के करना चाहिए। बात करवाई वकील अपनी पहले प्रोग्राम में ये कहा कि क्या उनके बाप का वकील है, क्या उनका नौकर है, क्या वकील? देखो, वकील लग रहा है। वकील किसी के बाप का नौकर नहीं होता, मगर वकील को हम नहीं बोलते तो वकील खड़ा भी नहीं होता, ये भी बिल्कुल सच बात है। दूसरी बात उनकी जुबान की, तो मैं ये मानता हूँ कि आदमी की परवरिश, उनकी परवरिश भी अच्छी हुई, वो दीनी तालीम में गए, वो माहौल भी अच्छा ही रहा होगा। मगर आप लोग देख रहे हो कि सियासत में आने के बाद उनका जो भी सर्कल है, जिस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करने लगे हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, ये ज़ुबान एकदम गटर की ज़ुबान है, बाजारू ज़ुबान है। इस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी इस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल किया। अब उनको खुद सोचना चाहिए, मालेगांव शहरियान के लोगों को सोचना चाहिए कि ये आदमी इतनी बाजारू ज़बान क्यों इस्तेमाल करने लगा। उनके आसपास के लोग भी इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छाई और बुराई के नाम पर इलेक्शन लड़े। उनकी ज़ुबान का ये हाल है, तो बाकी के बाद क्या मैं बोलूँ। आपने कहा काम बांट के चले, मौजूदा एमएलए बस्ती के ताल्लुक से ऐसा इल्जाम है जो सुस्त रफ्तारी से काम किए नहीं किए। अब ये इतनी बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कल तो बड़ी डींगे मारे ना, एक दिन में हमने करके दिया, विदिन अ डे हमने करके दिया। और एक साजिद जावेद अब्दुल सत्तार बोले कि हमारे पास ट्रक भर के पेपर है, तो ट्रक भर के पेपर अनपढ़ जाहिल लोग के पास रहता है कि जिनको कुछ नहीं समझता ये कौन सा पेपर चाहिए। कोर्ट में ना 25-50 पेपर लगता, हमारे पास ना वो 25-50 पेपर था। कोर्ट में कोई ट्रक भर के पिटीशन नहीं दाखिल होता। ये जाहिल आदमी जिसको कुछ नहीं समझता उसके पास ट्रक भर के पेपर रहे। हमारे पास ट्रक भर के पेपर नहीं था, मगर जो पेपर की जरूरत थी वो पेपर था। अब बड़ी बड़ी डींगे मारे, और बात वो नहीं है, एमएलए है ना शहर के, जिम्मेदारी तो भाग रहे थे, अब आ गए ना जिम्मेदारी में। अब एमएलए की हैसियत से उन्होंने अपना पावर बताना और अफिडेविट फाइल करवाना। उन्होंने ये भी कहा कि यार आप लोग इस मामले में बहुत सियासत करते हैं। कोई बोल दे कि हमने कोई सियासत की, अगर हम यहाँ पूरी मीडिया बैठी है, आप उस वक्त से पुलिस डिपार्टमेंट, तहसील, कारपोरेशन की सब कार्रवाई देख रहे थे। आप बोल दो अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो वो बस्ती बची होती, कि इसका जवाब आप दे दो चलो, तो सियासत करने की क्या बात थी। मिला था उसमें से ऐसा उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि यार जो बाकी के लोग थे, तो दोपहर के उनको बोला गया कि आप तुम यहाँ से सामान निकालो और नहीं। देखो, दोपहर में मीडिया वाले भी थे वहाँ, जुमा के दिन मैं भी था, एडिशनल एसपी साहब और इनकी पूरी टीम थी, ये दौरा कर रही थी, मैं खुद भी था। तो किसी ने, मैं वहाँ घूमा, मैंने नहीं बोला, किसी ने ये बात नहीं बोला, बिल्कुल झूठ बात बोलते। ये हमेशा से कोई भी मामले में झूठ बोलते, इनको कुछ भी नहीं समझता ना कानून। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मौजूदा एमएलए को कानून समझता ही नहीं है, और किला झोपड़पट्टी के मामले में तो वाज़ेह हो गया कि यह आदमी को कानून नहीं समझता, ये आदमी का कोई प्रेशर अधिकारियों पर नहीं पड़ता। एक एमएलए की हैसियत से मेरी ऐसी समझ थी कि अगर मालेगांव शहर का कोई और एमएलए होता तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट भी जाने की ज़रूरत पड़ती। इतना दबाव प्रशासन पे बना के कि ये स्कूल है, ये है, ये है, ये ऐसे से ऐसा करो। इन्होंने एक मीटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से ली क्या? अगर जब से मामला चल रहा था, जिला अधिकारी, तहसील ऑफिस, कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट की एक एमएलए एक लेटर देंगे कि मुझे मीटिंग लगाना है, तो मीटिंग लगेंगी ना। इन्होंने एक मीटिंग ये पूरे मामले में लेकर वहाँ अपनी बात रखी क्या? तो ये कुछ भी नहीं करते। वजह से अगर वो ढिलाई करते या फिर
से नहीं होता नहीं तो जो आदमी ये बोल रहा है कि विद इन अ डे, एक दिन में मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगा लिया, उसको 10 दिन दे रहे हम काम करने के लिए। 10 दिन में काम करें। सिर्फ दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बोल देना, झूठ फसाद बोल देना, गलत जबान बोलना, सिर्फ इतना ही काम आता क्या? शहरियान को भी दिखेगा ना कि 10 जून तक ये क्या करवा पाते और क्या नहीं करवा पाते। और मैं क्या बोला, हम भी मदद करेंगे ना, मगर हम आज लेटर देंगे, आसिफ शेख साहब हो या मैं दूं, हमारे पास कोई ओहदा नहीं, हम तो कारपोरेटर भी नहीं है। हम लेटर देंगे तो साबिर भाई लगेंगे क्या मीटिंग? एक एमएलए के हिसाब से ही लगेंगी ना। तो एक एमएलए के हिसाब से इन्होंने पावर बताना है, मीटिंग लगाना। हमारी ज़रूरत रहेंगी, ये डायरेक्ट हमको बोलेंगे भैया तुम्हारी ऐसी ऐसी हमको ज़रूरत है, हमारे पास ट्रक भर के पेपर है, मगर ये अहम पेपर नहीं है, वो ला तो हम ला के देंगे। भाई एक सवाल ये है कि वो आप लोग के ताल्लुक से ये बोले कि आपने पैसे जमा किए जो मतलब 2,500 कहीं कुछ, और वो बोले कि हम मुफ्त में किए। देखो, इसका क्या आप बोलेंगे? आप हमने एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी के सब जिम्मेदार हैं, उनको हमने कहा कि इसका जो भी एकदम क्लियर बात, कोई झूठ बताते, हमने क्लियर बोला कि आना जाना ये सब हम करेंगे। वकील की फीस वगैरह जो है वो आप लोग आपस में मुश्तरका तौर पे जमा करो। ये बात वो जो बोलते हैं गलत बोलते हैं। ये कमेटी के लोगों ने किसी से 1000, किसी से 2000, जिसकी जैसी हैसियत थी इन्होंने जमा किया और वकील को फीस दिया। ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, दूसरी बात कि मौजूदा एमएलए ने निहाल साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए कि निहाल साहब जब झोपड़पट्टी बसाते थे तो वो पैसे लेकर बसाया करते थे। इसका जवाब जो है मुश्ताक अहमद निहाल अहमद और एमएलए वर्किंग कमेटी जो अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जो अपने आप को निहाली बोलती थी, और इन्होंने जवाब देना क्या निहाल साहब ऐसा करते थे जो उनके साथ निहाल अहमद के नाम से घूम रहे हैं। इसका जवाब आप उनसे लीजिए। मालेगांव, कल किरीट सोमैया मालेगांव आने वाले हैं। हमारी मालूमात ऐसी है कि 1044 आदेश कारपोरेशन से तहसील ऑफिस से निकले, मगर तहसील ऑफिस अब ये बोलता है कि हमारे यहाँ से नहीं गए। कारपोरेशन में वो आदेश साइन और सिक्के के साथ आए और उस आदेश पे जन्म दाखिला इशू हुआ और उस 1044 को तहसील ने इनकार किया। और अब जो है किरीट सोमैया हर वक्त दबाव बना के ही कुछ भी करवा रहे हैं। एफआईआर करने के वक्त भी उन्होंने दबाव बनाया, कभी तहसील ऑफिस में दबाव बनाते, कारपोरेशन में दबाव बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ भी वो यही बोलने वाले हैं कि कारपोरेशन भी ये मान ले कि 1044 दाखिले गलत है। अगर कारपोरेशन ने इस तरह की धांधली या सिर्फ दबाव में आकर कोई फैसला की तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब हम मिलकर फौरन मीटिंग बुलाएंगे और आगे का लाए अमल तय करेंगे। तो ये सिर्फ धांधली करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन में आने वाले हैं। इससे पहले एहतजाज किए थे आपने, कुछ करेंगे? नहीं, अभी अब देखो 2 एफआईआर हो गई, तीसरी एफआईआर हो गई। अब मैं जो बोला कि मेरी मालूमात ऐसी है कि उन दाखिलों के बारे में अब सारी लड़ाई कानूनी है। अब हम उसी लाइन पे जाने वाले हैं, तो वो जो भी बात करेंगे, लेकिन अगर 144 दाखिले कमिश्नर ने रद्द करने की बात की तो ये बात तो आप मान लो कि कमिश्नर को हम लफड़े में डाल देंगे।